Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. हाँ so guys right now ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 10 है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले वीडियो के दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं। सो फर्स्ट आप उन्हें वॉच करिए जब भी आप ये पार्ट समझ पाएंगे। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक रेलवे भी ऐसा पार्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए अच्छी तरीके से पूरे भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खासियत यही है कि ये बल्कि गुड्स है, लंबे डिस्टेंस है, बहुत लंबी स्पीड्स में और सस्ते सामान जो होते हैं बड़ी मात्रा में लाने और ले जाने के लिए कंट्री के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत आसानी से लाया और ले जाया जाता है। अब पूरी दुनिया के अंदर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 13 लाख किलोमीटर तक जो रेलवे लाइंस है वो बिछाई गई है। इंक्लूडिंग भारत के अंदर तो सिर्फ 56 लाख, अगर मैं देखूं तो 56 लाख हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होता है। तो सोचो पूरे वर्ल्ड के अंदर 13 लाख किलोमीटर तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, तो इंडिया का कितना परसेंट हिस्सा जो है इसमें होगा, है ना। तो ये आपको पता करना ज़रूरी है, वो भी हम बताएंगे। अब कंप्यूटर्स जो रेलवे लाइंस होती है यात्रियों के लिए बहुत फेमस चीज़ रेलवेज है। और रेलवेज की जो पॉपुलैरिटीज है वो ज़्यादातर हमें यूके, यूएस, जापान, रशिया, इवन इंडिया के अंदर ज़्यादा फेमस होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ये छोटा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब इंडिया ने क्या करा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने गेजेस बनाने चालू कर दिए। गेजेस में हमने बॉर्डर गेज बनाया, हमने मीटर गेज बनाया, हमने नैरो गेज बनाया और हमने स्टैंडर्ड गेज बनाया। स्टैंडर्ड गेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं। गेज मतलब आपको समझ में आ रहा होगा पटरी की चौड़ाई होती है दोस्तों। तो उसके हिसाब से रेलवे लाइन भी जो होती है अलग अलग होती है। आपको क्या लगता है कि जो रेलवेज होती है जिस पर आप यात्रा करते हैं वो कौन से गेज में आती है, कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि गुड्स को लाने ले जाने के लिए वो अलग गेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो अलग गेज में इस्तेमाल करी जाती है। और इसके हिसाब से हमारे भारत के अंदर गेज के हिसाब से भी अलग अलग डिस्टेंस हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट करिए और बताइए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो रेलवे लाइन में इंसानों को, व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए किस गेज की रेलवे लाइन बिछाई गई है और वो कौन से गेज में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि अगर हम दुनिया के कंपैरिजन में देखें, पूरे कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में देखें, तो यूरोप और एशिया में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का डेंसिटी हमें देखने को मिलता है। और दुनिया में सबसे अधिक डेंसिटी हमें देखने को मिलती है वो यूरोप के शहरों में देखने को मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं, छोटा सा मैप है और लगभग 4.5 लाख किलोमीटर जो रेलवे लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले यूरोप में ही है। यूरोप में बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें से बेल्जियम जो है दोस्तों, वो अपने हर एक डिस्टेंस में 1 किलोमीटर को छोड़कर बेल्जियम के अंदर सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क बिछे हुए, मतलब इंडिया के अंदर भी नहीं है, बेल्जियम के अंदर ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मोस्टली रेलवे लाइन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर एशिया के नेटवर्क की बात करी जाए तो एशिया के अंदर भी दोस्तों रेलवे नेटवर्क्स बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कंपैरिजन अगर इंडिया से देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी जो रेलवे लाइन का जाल है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसीलिए क्योंकि रेलवे लाइन हमारे देश की जान है। और पहली रेलवे लाइन जो है मुंबई और थाने के बीच में सबसे पहले बनाई गई थी और लगभग इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करा था सबसे पहले और भाप के इंजन से चलने वाली रेलवे लाइन भारत के अंदर बनाई गई थी। इसकी शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे करके हमने रेलवेज को और अच्छा करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो अभी लगभग ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट के लॉन्गेस्ट सेक्टर के अंदर लगभग इतने किलोमीटर तक हमने रेलवे लाइन बनाई हुई है। और शायद से 2020 का अगर आप आंकड़ा देखें तो भारत का रेलवे नेटवर्क उससे भी ज़्यादा हो चुका होगा। तो ये नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है वो ईयरली अलग अलग बदलता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो 2020 का अगर आप डेटा देखेंगे तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे रेलवे नेटवर्क कितने किलोमीटर तक हमने इसे बांट रखी है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि हमने रेलवेज को 16 डिवीजन में बांटा हुआ। 16 डिवीजन कैसे, अगर आपको पता हो तो 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और उसके बाद इनमें भी होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना। और फिर उसके बाद इधर भी होता है।
तो इस हिसाब से हमने 16 जो इसके डिवीजन है, 16 जोन जो है वो बनाए हुए हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्टर्न, नॉर्दर्न साइड, ऐसे बहुत सारे हमने जोन बनाए हुए हैं जो टोटल 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे रेलवे जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो बहुत बड़ी बात है। और रेलवेज के अंदर हाल ही में कुछ जो बदलाव आए हैं वो ये बदलाव आए हैं कि सरकार ने मीटर गेज, नैरो गेज और बॉर्डर गेज को अच्छा करा और उसमें फिर मतलब रेलवेज लाइन को डिवाइड कर दिया। उसके साथ साथ स्टीम इंजन को रिप्लेस करके हमने उसे डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से हमने बनाने की कोशिश करी और रेलवे लाइन को हमने और तेज कर दिया। साथ में हमने रेलवे लाइन के विकास के साथ साथ मेट्रो रेलवे भी बना दी। मेट्रो रेलवे का फायदा हमें ये हुआ कि हमने अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम समय लिया। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में से एक है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे सस्ता है। इसमें भारी सामान बल्कि गुड्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में लाया ले जाया जा सकता है। फ्रिक्शंस की इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आप देखते हैं ना, टायर जो है सड़कों पे जब लगता है तो घर्षण पैदा होता है, लेकिन पानी पे जब शिप चल रही होती है तो उसमें घर्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो घर्षण की जरूरत नहीं पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती, जैसे एक्सीडेंट या ट्रैफिक लाइन की दिक्कत होना वगैरह वगैरह सारे काम। इसमें जो कंजप्शन है फ्यूल का वो बहुत कम होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन जो है मार्ग का वो भी कुछ नहीं होता है और साथ साथ में शिपिंग जो है ट्रैवलिंग करती है एक समय पे बहुत सारी, तो बहुत अच्छा है। और इनलैंड वाटर जो वेज है, मतलब इनलैंड मतलब जो देशों के अंदर अंदर चलने वाला होता है, वो बोट और स्टीमर के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। रिवर के मेंटेनेंस का जाल जंगलों के ऊपर डिपेंड होता है और साथ साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी हम इनलैंड वाटर वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके डेवलपमेंट के अगर देखें तो इसकी नेगेटिविटी पे, वाटर फ्लो पे और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर इनलैंड वाटर टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। भारत के अंदर इसका इतना ज़्यादा यूज तो नहीं है, पर प्रॉब्लम ज़्यादा हमें देखने को मिलती है ये कि इसे दूसरे यातायात के वाहन से कॉम्पिटिट करना पड़ता है, क्योंकि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो वाटर वेज ट्रांसपोर्ट तो ज़्यादा डेवलप नहीं है लैंड ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में, है ना। और पानी के ऊपर डिपेंड करता है, पुअर मेंटेनेंस भी है इसकी, मतलब ज़्यादा सरकार इसमें ध्यान देती नहीं है ना। तो ये अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले तो भारत के हिसाब से सस्ते संसाधनों में से इनलैंड वाटर लैंड तो है और सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग से इसको हमेशा कॉम्पिटिट झेलना पड़ता है। लगभग 14,500 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इनलैंड वाटर वेज में कवर किया हुआ है। दोस्तों ये पूरी तरीके से 1% है पूरे ट्रांसपोर्टेशन के हिस्से का, और नहर, नदियाँ और बैकयार्ड वाटर जो होते हैं उसके अंदर इनलैंड वाटर वेज इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आप देखिए तो केरला, तमिलनाडु और कुछ नीचे के जो हिस्से हैं, मतलब कोस्टल लाइन के जो हिस्से हैं, वहाँ पे इनलैंड वाटर वेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम भारत के अंदर 3 ही इनलैंड वाटर वेज सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे तो टोटल 5 है लेकिन 3 है। वीडियो को पॉज करके या अपने बुक के अंदर नेशनल मैं बोल सकता हूँ NW1, NW2, NW3 ये जो वाटर वेव्स है जिसे नेशनल वाटर वेव्स कहा जाता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है दोस्तों आप बुक के अंदर भी पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि वाटर वेव्स के अंदर इनलैंड वाटर वेव्स इंडिया के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर सी रूट्स की बात करें, यानी कि जो समुद्री रास्ते होते हैं उनसे भी व्यापार होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये भी एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ने की कोशिश करता है। लॉन्गर डिस्टेंस से सामान आता है इसमें बहुत स्मूथ ट्रैवलिंग होती है, सस्ती ट्रैवलिंग होती है, बहुत ह्यूज जो गुड्स होते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमें कौन सा समुद्र साफ करते रहना पड़ता है ना, और हम इसकी मदद से अब ख़राब होने वाले सामान को भी हमने कहीं ना कहीं मतलब और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी मात्रा में हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सी रूट्स के थ्रू, है ना। तो इसीलिए जो कोस्टल शिपिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि लंबी तट रेखा वाले देश के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो हमारे भारत देश की है। और ये कहीं ना कहीं जब व्यापार होता है तो जो लैंड पे होने वाला ट्रैफिक जो होता है दोस्तों, ज़मीन पे होने वाला ट्रैफिक, उसको भी कम कर देता है। मान लो दूसरे देश से कोई सामान आता है
तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इधर पे जो हमारी कोस्टल लाइंस होती है यहाँ पे हम सामान को उतरवा सकते हैं और यहीं पे बाजार इस्टेब्लिश करके दूसरे प्लेसेस भी भेज सकते हैं, है ना। तो सी रूट्स का, ओशन रूट्स का भारत को बहुत फायदा है, क्योंकि हमारा जो समुद्र तट है लगभग उसकी लंबाई 7,517 किलोमीटर की है और इसका भारत को एडवांटेज बहुत मिल रहा है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने सी रूट्स को भी नहीं छोड़ा, ओशन रूट्स को भी नहीं छोड़ा, हम उससे क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं। हमने सी रूट्स का इस्तेमाल करने के लिए 12 बंदरगाह बनाए हैं बड़े, जिसमें से कोलकाता, उड़ीसा, विशाखापट्टनम और ऐसे कई कितने हैं उसकी गिनती नहीं है, क्योंकि 185 छोटे बंदरगाह भी है। इसकी मदद से हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर लगभग 95% जो व्यापार है, विदेशी व्यापार इन ओशन रूट से ही होता है और बाद में फिर लैंड रूट पे ट्रांसपोर्ट हो पाता है ना। तो इसी में अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को कितना फायदा हो रहा है इससे। तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में था। अब हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। So this is it in this video, and let's meet quickly in the fourth part, and fourth part will be last part of this chapter. So this is तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।